आदाब अर्ज़ है। मैं आज से तकरीबन 3 बरस पहले मुझे ये शौक़ हुआ जानने का कि अल्लाह ताला ने रोज़े क्यों रखवाए, रमज़ान। और क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो उसकी मुनासबत से बात मत, लेकिन ये इस पर तसल्ली से मैं रमज़ान के करीब आपको बात करूँगा, लेकिन मैं लुब्बे लबाब बताना चाहता हूँ। तो मैंने तहकीक की कि यार रमज़ान के रोज़े का कोई ना कोई ज़हनी जिस्मानी फ़ायदा भी होगा। और जब पढ़ा लिखा तो समझ में आया कि एक चीज़ होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि अब अंग्रेज़ को समझ में आ रही है। अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी जाए तो हफ़्ते का एक रोज़ा है कि वो अगर 2-4 दिन ज़्यादा खाना खा लिया तो एक आध दिन रोक लो, रोज़ा रख लो कि जिस्म और रूह और दिमाग जो है उसको ज़रा सुकून और रेस्ट मिल जाता है। तो वो मुझे एक इंटरमिटेंट फास्टिंग तकरीबन 3-3.5 बरस पहले समझ में आ गई। और अब मेरी ज़िंदगी में इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है यानी वक्तन फ़वक्तन फ़ाका, तो ये होता है कि मैं 7-7:30 बजे रात को खाना खाना बंद कर देता हूँ और सुबह 11 बजे तक तकरीबन नहीं खाता। और जैसे जैसे मेरी खुराक का इंटेक कम होता जाता है, मेरी खुराक की ख्वाहिश कम होती जाती है। यानी जो होका ना, ये भी खा ले ऐ भी खा ले, पाले पाले ऐ भी पाले, वो कम हो जाता है। लेकिन किसी किसी दिन, हफ्ते में 2-1 दिन मैं बहुत अय्याशी करता हूँ, यानी कि नॉर्मल अम्मा अब्बा के साथ बैठ के, घर वालों के साथ बैठ के, बेगम के साथ बैठ के मैं खाना टिका के खाता हूँ। और जिस दिन मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ उस दिन बड़ी भूख लगती है साहब। उसने इत्तेफाक 3-4 दिन से मैंने पिछले हफ्ते बड़ा अपने आप को कंट्रोल रखा। नहीं, कल अपने ही घर में दावत थी तो साहब जम के बिरयानियाँ और हमने वो कौरमे शौरमे खाए। दोपहर को नाश्ता भी टाइट किया, दोपहर को खाना भी टाइट किया। अब इतना खा चुका था, हालांकि असूलन उसके बाद भूख नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साहब रात को बैठ के फिर खाया वही खाना जो बच गया था दोपहर का, रात को टिका के खाया। वहाँ बस नहीं, जब सोने लेटा तो पेट में सख्त गुड़गुड़ ऐसी भूख जो हफ्ते से ना लगी हो। गुस्सा है, तय किया कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा साहब। और मज़े की बात यह है, सुबह उठा तो सख्त भूख, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, थोड़ा बहुत फल फ्रूट पे दिन गुजारा, थोड़े से पे। एकदम शाम को स्टूडियो की तरफ जब निकलने का याद आया, अरे आज तो मैंने सारा दिन खाना ही नहीं खाया। अब आपको मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह है जितना कम खाएं, जितनी कनात करें, उतनी भूख, हिवस, लालच, हौका कम हो जाता है। जितना ज़्यादा ठूसें, जितना पेट में डालें, उतनी भूख बढ़ती है साहब। दिल करता और खा लूँ, किसी तरह खाई जाऊँ। बिलावल ट्रेन मार्च पे निकल रहे हैं। अब जितनी दौलत जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो जो बिलावल के पास जितनी दौलत है भाई, अगर मेरे पास उसकी 10% दौलत, हराम हलाल की बात नहीं हो रही, जैसे भी है, अगर मेरे पास उसकी 10% होती ना, मैं बाकी ज़िंदगी तो कोई काम नहीं करता, अय्याशी करता दुनिया भर में, बेगम बच्चे, अम्मा अब्बा, बहन भाई को भी बांट देता पैसे, कहता हो यार मौज करें, आराम करें। क्योंकि उसकी 10% दौलत भी इतनी है कि 2 नस्लें बग़ैर कुछ किए खाली बैंक अकाउंट से महीने के पैसे निकाल के खाते रहें तो भी ख़त्म ना हो। और अगर इस दौलत को 10% को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तरीके से तो मेरी 3-4 नस्लें काम ना करें। अब माशाल्लाह बिलावल के पास इतनी दौलत है, इतनी डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड पे तो बहस ही नहीं हो रही। जो डिक्लेयर्ड दौलत है वो इतनी है साहब कि अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर दें तो 5-6 नस्लें जम के खाएं। लेकिन मसला क्या है, मतलब जो मैंने अभी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली बात बताई ना, कि हाथ भैया रोको तो रात को 7:30 से सुबह 11 तक हाथ रोकोगे, सारा दिन भूख नहीं लगेगी। ये क्या करते हैं, सुबह उठते सब ज़कूटा जिन याद है आपको, सुबह मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, कोई प्रोजेक्ट बताओ। बस मैं समझ गया, मैं कुछ तो आदम बू, प्रोजेक्ट बू, नोट बू, किसी ना किसी तरह मैं खा जाऊं। अब वो हौका इतना है, ट्रेन मार्च, जलसा, जुलूस, हालांकि कितना अच्छा हो, ये कहेंगे अच्छा भाई ओके हम सेट हो गए, अब हमें ये कोई, क्योंकि ये जो वजह बताते हैं सियासत की, कौम के लिए, अवाम के लिए, गरीब के लिए, अगर गरीब से इनको इतनी मोहब्बत होती तो अपनी दौलत गरीब में बांट देते। इनके पास जितनी दौलत है, नवाज शरीफ साहब यानी वो फैमिली, क्या कहते हैं वो, रॉयल फैमिली 1 और रॉयल फैमिली 2, इनके पास इतनी दौलत है, अगर इनको डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड की बात ही मैं नहीं कर रहे, शेवनफील्ड, इनके बड़े बड़े घर, दौलत, जायदाद जो सबको पता है और ये भी डिनाई नहीं करते, अगर उसको ये बेच के पाकिस्तान में सही तरीके से 2-4 मेमन चिन्योटी दिल्ली वालों को दे दें, वो इस पैसे से पूरे मुल्क की इकॉनमी चला सकते हैं।
तो इनको गरीब से तो कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इनका दिल में गरीब का दर्द नहीं है, ना इनको गुर्बत की फ़िक्र है पाकिस्तान की, ना इनको पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़िक्र है, ना इनको पाकिस्तान की प्रोग्रेस की। क्योंकि अगर ये कर सकते होते, मैं मानता हूँ कि इनकी हुकूमतें जाती रहीं, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा बरतरफ हुए हैं, मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो की भी हुकूमत निकाल दी गई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दे दी गई, ज़रदारी साहब ने 5 साल, इनके पास इतना टाइम था कि ये बहुत फटाफट ऐसे जो है ना काम कर सकते थे। तो इनका मकसद ये नहीं है, मकसद सिर्फ ये है मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, कोई नया प्रोजेक्ट बताऊं। तो सरकार कनात कीजिए, रमज़ान सर पे है, इस बार ज़रा रोज़े टाइट किस्म के रखिए, इस नीयत से कि या अल्लाह मेरा हौका कम कर दे, तो यकीनन इंशाअल्लाह अफाका होगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हौका नहीं, नीयत भी होनी चाहिए, समझ बूझ भी होनी चाहिए। आज से तकरीबन महीना पहले ये बात हुई थी और हमने बताया था कि लाहौर में ख़ुसूसी तौर पे, पंजाब का मुझे पता नहीं, लाहौर में ख़ुसूसी तौर पे एक अजीब व गरीब किस्म की लोड शेडिंग होती है। यानी कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा शहर के एक बहुत बड़े हिस्से की सुबह से शाम तक बिजली बंद होती है। जहाँ मेरी रिहाइश है, यानी ये लाहौर के लोग जो लोग वाकिफ़ हैं, भट्टा चौक DHA फेज़ 6-7 का जो इलाका है, उस फीडर के ऊपर हर पीर के रोज़ जब हमने शोर मचाया टीवी पे, तो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लोड शेडिंग गायब हो गई। और ये लोड शेडिंग का बहाना क्या होता है? भाई ट्रांसफार्मर पे काम हो रहा है, कंप्लेंट्स देख रहे हैं। अगर मौका मिले तो पुराना शो था हमारा, वो उसकी ज़रा सी चला दीजिएगा, साइट पे दिखा दीजिए तारीख़ उसकी जब हमने शो किया था। लेकिन बहरहाल पिछले 1 महीने से ये फिर लोड शेडिंग शुरू। पिछले पीर भी पूरे दिन बत्ती नहीं थी, उससे पिछले पीर पूरे दिन बत्ती नहीं थी, आज पीर के दिन सुबह से हमारे यहाँ बत्ती नहीं थी। तो ये लोड शेडिंग का अमल एक नहायत यूनिक तरीके से किया जाए। अच्छा, इसमें बुज़दार साहब का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये लोड शेडिंग तकरीबन 4 या 5 साल से की जा रही है। तो इसके मुवज्जिद मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब थे कि ऐसी लोड शेडिंग करो जो किसी को दिखे नहीं। लेकिन वो तो चले गए, अब तो नेक और पारसा और नए लोगों का ज़माना है। सरदार बुज़दार साहब, आप तो कुछ ख्याल कर लीजिए, इस लोड शेडिंग को बंद कराइए, इससे पहले कि लोग कपड़े फाड़ के और लोटे हाथ में लेके सड़कों पर निकल आए। अब आते हैं सरकार हम बिजली के बिल की तरफ। हालांकि ये फेडरल का मामला है कि हम पंजाब के मत्थे नहीं मार रहे, लेकिन बिजली का बिल, ये मेरे एक अजीज़ हैं, गरीब आदमी है बेचारा, उसका बिजली का बिल मेरे पास है। मार्च 2018 में इसके 48 इसने यूनिट खर्च किए हैं। आप सोचिए 48 यूनिट खर्च करने वाला आदमी, उस गरीब की कमाई कितनी होगी। और इस वक्त जो इकॉनमी का हाल है, समझ लीजिए कि 3-4 महीने से उसको तनख्वाह भी नहीं मिली होगी। तो ये कैसे रोटी चला रहा है, ये गरीब आदमी सिर्फ यही जानता है। अब मार्च 2018 यानी कि आज से पूरे 12 महीने पहले 48 यूनिट खर्च करने पे इस शख्स का बिजली का बिल था 149 रुपये सिक्का राइजुल वक्त हक महर। दिसंबर 2018 दौरे इमरान खान जनाब नया पाकिस्तान, अब से तकरीबन 3 माह पहले दिसंबर 2018 में इस गरीब ने और पेट काट के, क्योंकि सर्दी थी, वैसे सर्दी में ये 48 यूनिट वाला हीटर तो चलाता नहीं, मेरे ख्याल से 2 बल्ब लटकाए होंगे इस गरीब ने, तभी 48 यूनिट में गुजारा होगा। उसने उस बल्ब को भी 1.5 कर दिया, हो सकता है घासलेट जला के काम चला रहा हो, यानी कि इसके यूनिट 48 से 37 हो गए। 48 यूनिट पे इसका बिल था 149 रुपये, 37 यूनिट पे इसका बिल आया है 407 रुपये, यानी कि तकरीबन 3 गुना, 2.5-3 गुना इसका बिल आपने दिसंबर 2018 में दौरे इमरान खान हुकूमत नया पाकिस्तान ने एक गरीब आदमी के साथ ये हरकत की। यहाँ दिल ना भरा उनका, तो जनाब असद उमर हज़रत मार्च 2019 इस महीने का इस शरीफ आदमी का जो बिजली का बिल आया है, ये वापस फजूल खर्ची इसने शुरू कर दी। वो एक बल्ब जो आधी रात बंद करता था, इस बेवकूफ़ शख्स ने फिर सारी रात जलाया और इसके बिल हो गए 48 यूनिट दोबारा हो गए इसके। 48 यूनिट पे इस जवान का बिल इस माह 676 रुपये का है।
48 यूनिट पे एक साल पहले 149 रुपये, समझिए मोटा हिसाब 150 रुपये। इस वक्त इसका बिल आया है उसी 48 यूनिट पे 676 रुपये। तो समझिए आपने कोई इसका बिल 5 गुना कर दिया, नहीं 5 गुना कर दिया, नहीं 4.5 गुना कर दिया आपने इसका बिल। क्या इसलिए इस गरीब आदमी ने वोट दिया था इस हुकूमत को? क्या इसलिए इस गरीब आदमी ने ये आस लगाई थी कि पाकिस्तान में तरक्की होगी, नया पाकिस्तान बनेगा? क्या इसलिए ये सारी कार्रवाई की गई थी? क्या इसलिए पाकिस्तान की कौम ने ये आस लगाई थी कि ये नया पाकिस्तान के नए पढ़े लिखे, ईमानदार, नेक, बहुत बेहतरीन किस्म के आलिम फाजिल टाइप, असद उमर टाइप लोग आएंगे और इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, इस कौम और गरीब आदमी की किस्मत? उन्होंने तो फोड़ डाली। उसकी इनकम वही है। अगर सपोजिंग मिसाल के हिसाब से इस आदमी की तनख्वाह 20,000 थी, 12 महीने में इसने 2,40,000 रुपये कमाए थे। क्योंकि अब इकॉनमी का बेड़ा गर्क है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो समझिए इसने 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, 9 महीने, 9 को 20 है, अब 2,40 से 1,80 पे इसकी इनकम हो गई। खाने पीने की, पेट्रोल की, किराए की, हर चीज़ 1.5 गुना महंगी हो गई। डॉलर 1.5 गुना हो गया, यानी 100 से 150, मोटा मोटा हिसाब कर रहा हूँ, उस पर आ गया। आपने उसका बिजली का बिल भी 4.5 गुना कर दिया। ये बिजली का बिल उसका इंडिकेटर है कि वो गरीब जो 1.5 बल्ब में ज़िंदगी जी रहा है, उसकी गैस का बिल भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी कुव्वत ख़रीद का भी जनाजा निकाल दिया, आपने कीमतों का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उस शख्स को कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि तेल निकलने वाला, उस पर बात करेंगे। और सुना में कुछ बुरी खबरें आने वाली हैं, उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। मास्टर का बहुत शुक्रिया। आइए कुछ बातें करते हैं मईशत की। सुना है कि स्टेट बैंक की दूसरी तिमाही की जायज़ा रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक माली साल 18-19 के दौरान मजमूई कौमी पैदावार का 6.25% की उसमें हदफ हासिल नहीं होगा। मजमूई कौमी पैदावार की शरह जो है वो 3.5-4% तक रहेगी और महंगाई में इजाफे की भी पेशेंगोई कर दी गई है, वगैरह वगैरह। कोई सारे नंबर्स आपकी तरह मुझे भी समझ में नहीं आते। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि मेरे पैसे में दम नहीं रहा। मैं बाहर कुछ ख़रीदने जाता हूँ तो मुझे मिलता कुछ नहीं है। रोटी पानी महंगा हो गया, पेट्रोल तेल महंगा हो गया, बिजली गैस महंगी हो गई है और मैं अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रहा हूँ। लेकिन पढ़े लिखे लोग इसको बेहतर समझा सकते हैं। मेरे दोस्त अजीज़ इकॉनमिस्ट हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एक और मेरे बड़े अच्छे दोस्त शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, दोनों मौजूद हैं लाइन पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा, कोई अच्छी खबर आने का चांस है? अब तो तेल भी निकलने की बातें हो रही हैं, इकॉनमी में कोई बेहतरी आई, चीन से भी पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे रिलीफ क्यों नहीं मिल रही? देखिए ऐसा है, अगर बाहर से जो पैसा आता है जिनको आप इख्तिसादी पैकेजेस कहते हैं, वो हमने बेतहाशा लिए, इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिए। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों के पैकेजेस से एक मुल्क की किस्मत बदल जाया करती तो फिर कोई आदमी माशी पॉलिसियां नहीं बनाता। मैं अगर आपको पहले 2 जुमलों में ये बता दूं कि स्टेट बैंक के आदाद और शुमार में अभी अपने कमेंट्स नहीं दे रहा, वो ये कह रहे हैं कि सिवाय इसके कि रेमिटेंसेस में कुछ इजाफा हुआ है और जो है गालिबन कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट में इसलिए कमी, उसी की वजह से कमी हुई है और इम्पोर्ट्स में कमी हुई है। बाकी तमाम शोबे वो ये कह रहे हैं कि नाकामी की तरफ गए हैं, खुसूसन बजट खसारा जिसको हम मदर ऑफ ऑल इविल कहते हैं, वो कम नहीं हो सका। और सबसे बड़ी जो नाकामी है वो टैक्सेस में है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये कहा था ना कि भाई पिछली हुकूमत को इसलिए टैक्स लोग नहीं देते थे कि उनको उस पर एतबार नहीं था। तो पिछले साल जो एफबीआर के रेवेन्यूज थे उसमें 13.5% इजाफा हुआ था, इस दफा इजाफा ना होने के बराबर है और टोटल रेवेन्यूज में एक्चुअल फॉल आ गया। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक सवाल, आपने कहा कि इंपोर्ट कम हुई है, इंपोर्ट कम क्यों हुई है? देखिए, आपने रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगाई और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए और रुपए की कदर भी कम की। तो जब ये तमाम फैक्टर्स आप करेंगे, रुपए की कदर से तो वैसे ही इंपोर्ट महंगी होती है और उसके बाद आपने रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगाई और मकसद यही था कि किसी तरीके से तिजारती खसारे को कम किया जा सके।
मगर तिजारती खसारे को कम किया जाता है रैली बरामदात बढ़ाकर, क्योंकि नहीं बढ़ रही। वो गालिबन इस साल जो हमारी बरामदात होंगी वही होंगी जो 2011 में थी। मतलब बेसिकली ये है कि पैसे बचाने के लिए खाना खाना बंद कर दो, पैसे बच जाएंगे। कम करते, बंद ना करें, वरना अल्लाह ना करे। पत्थर बांध के रोटी। ज़ीशान साहब क्या कहिएगा? देखिए, मैं काफी हद तक शाहिद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। टैक्सेस बढ़े नहीं हैं, टैक्स बेस घटने की तरफ है। टैक्सेस का थोड़ा सा अगर तस्करा किया जाए तो एफबीआर जो है इस वक्त हर एक को इतने नोटिस दे रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं अब वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या हम भी इस दायरे कार से बाहर निकल जाएं, क्योंकि जो बची कुछ ही रकम है लोगों के पास, वो ये कहते हैं कि भाई हम किसी बाहर के मुल्क में जाके रह लें और वहां जाके टैक्सेस दे दें, क्योंकि यहाँ हमें रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं, ऊपर से अंबार लगा दिए जाते हैं। उन्हीं लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है जो ऑलरेडी नेट में है, नए लोग नहीं आ रहे। तो ये टैक्सेस का जहां तक ताल्लुक है वो एक बुरी खबर है कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से इस साल का हदफ तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। ज़ीशान, मैं आई एम सॉरी कतक निकल, लेकिन मैं एक रिपल इफेक्ट भी चाहूँगा आप उस पर कमेंट करें, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं जैसे पिछले वीकेंड मेरा कसूर जाने का इत्तेफाक, लाहौर में के पास ही कसूर है, वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ जाने का इत्तेफाक हो। इधर और मैंने घूमा, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए। मैंने पूछा क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी एफबीआर वाले आ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लोग कहते हैं इससे बेहतर है कि तुम्हारे चक्कर में पड़े, हम धंधा बंद, क्योंकि वो पैसा कमा चुके हैं, वो कहते हैं धंधा ही बंद कर देते हैं। तो ये जो बेरोजगारी आएगी, स्पेंडिंग पीछे जाएगी, उससे तो रिपल इफेक्ट भी तो बड़ा खतरनाक आएगा ना यार। बिल्कुल आएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि हम टैक्स देने के आदी नहीं है ना कोई भी। अब जब एफबीआर हर एक को नोटिस दे रही है, चाहे वो दे रहा है टैक्स या नहीं दे रहा है टैक्स, तो तकलीफ तो हर एक को हो रही है, दोनों को हो रही है। जो टैक्स दे रहा है वही कह रहा है यार मुझे क्यों नोटिस दिया जा रहा है, और जो टैक्स नहीं दे रहा और उसको नोटिस मिल रहा है तो बोला यार ये क्या मुसीबत आ रही है। तो एक रिपल इफेक्ट तो इसका आएगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, आपकी स्पेंडिंग पावर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डेफिनेटली कम होगा, छोटा बिजनेस बंद होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अच्छा, अब जहां तक इंपोर्ट्स की कम होने की बात थी, तो जाहिर सी बात है जब डॉलर आप प्लीज फ्लोटिंग कर देंगे तो इंपोर्ट्स का लाजमी है नीचे गिरना। लेकिन इस वक्त ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, उसका मेजर रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, क्योंकि हम कुछ खुद नहीं बनाते। तो जब हम कुछ खुद नहीं बनाते तो हमारा सारा इन्हिसार, जो हमारा खाम माल जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, वो हम उसके लिए डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए। तो जितना हम इंपोर्ट कम करते चले जाएंगे उतनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होती चली जाएगी। जितनी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी उतना यहाँ पे डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस इन्फ्लेशन होगा। मतलब ये कि हर तरफ से कबाड़े की खबर है। अच्छा, मैं शायद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक खबर के मुताबिक जो टेक्स्ट बुक्स पाकिस्तान की किताब, जो स्कूलों की किताबें हैं वो पाकिस्तान में छपती थी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो प्रिंटर हैं, पब्लिशर हैं, वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, कागज़ का रेट बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने चीन से छपवाने का इरादा कर लिया वो किताबें। तो बजाय इसके कि यहाँ वालों को सही करके प्राइस कम करते, उल्टा उठा के हमने ये काम भी मुल्क से बाहर भेज दिया। तो उधर तो ज़ीशान कह रहा है कि यार हम हर चीज़ इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उल्टा हम यहाँ से इंडस्ट्री बाहर भी भेज रहे हैं। उस बारे में क्या कहेगा शायद साहब? देखिए, बात ये थी कि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि कोई जवाब नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात की थी कि हम टैक्स मशीनरी की इस्लाह 100 डेज के अंदर कर देंगे। वो इस्लाह, वो करप्ट इदारा भी है, इनएफिशिएंट इदारा भी है, और बहुत से ऐसे वो इक़दाम उठाते हैं जो कम से कम हर जी शऊर इंसान की समझ से बालातर होते हैं। आपने एक मिसाल दी, एक मैं आपको मिसाल दूं कि एक आदमी ने एनुअली तकरीबन 24 लाख रुपया इनकम टैक्स दिया था, उस पर उन्होंने 20,000 रुपए की डिमांड निकाली जो उसने जमा कर दी। किसी वजह से वो उनके यहाँ टिक नहीं हो सकी चालान, तो उन्होंने उसको नोटिस भेजा कि जी हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। अरे भाई 24 बाद में पता चला कि वो उसने ड्यू डेट तक कर दिया था। तो मेरा कहना ये है कि पहले उसकी जो मर्चेंट साहब जो बात कर रहे थे, अब उसको आप ये देखिए कि इस्लाह करें और टैक्सों का निजाम सही बना दें, तो फिर ये क्यों नहीं ठीक हो सकता। आप छापे जब मारेंगे तो आप तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं ना कि वो बंद करके जाके सट्टेबाजी शुरू कर दें, जो है वो ऐसी जगह काम करें, प्रॉपर्टी में सट्टा लगाएं। ये वो अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन वो इंडस्ट्री दूसरी बाहर ले जा रहे हैं, सरमाए का फरार जा रहा है। अभी मैं एक फिगर देख रहा था, मैंने एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 23 वर्षों में पाकिस्तानी कानून के तहत $160 बिलियन मुल्क से बाहर चला गया, 160 अरब डॉलर कानूनी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि $150 अरब
जो है गैर कानूनी तरफ से गया। तो अगर 300 अरब डॉलर आपके बाहर गए हैं कानूनी और गैर कानूनी तरीके से, और टोटल आपके कर्जे 110 अरब डॉलर के हैं, तो हमें सोचना है कि क्या वाकई हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, कथा कलामी कर रहा हूँ मैं एक छोटा सा, उसके बाद फिर एक बार कोशिश करूंगा कि ये दोनों मेरे दोस्त जो हैं शायद कोई अच्छी की खबर दे दें। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आइए एक बार फिर कोशिश करते हैं शायद अच्छे की खबर आ जाए। ज़ीशान यार, अगर मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर लगा दूं और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आपको दे दूं, क्या करोगे आप? मैं रिजाइन कर दूंगा। करंट हालात में तो रिजाइन कर दूंगा। और यार जो कोई तो अच्छी बात कर लिया कर यार। शाहिद भाई ने जो अभी बात की टैक्स करप्शन की, देखें इसमें कोई दो राय नहीं कि टैक्स डिपार्टमेंट में करप्शन है, लेकिन हमें उनकी रियलिटी को भी उस एंगल से देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या वर्क फोर्स इतनी है कि वो नहीं, मेरे सवाल से बचो नहीं मेरे, और मैं उनकी करप्शन पर नहीं आ रहा, मैं उनका तरीका वारदात पे जा रहा हूँ। तरीका वारदात गलत है, देखें इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। दुनिया भर का एक ट्रेंड है कि जितना टैक्स कलेक्शन होता है उसका 2% जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट पे खर्च किया जाता है। लाइन पे आओ ना, हमने आपको फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे दिया, आप मुझे बताएं क्या करेंगे आप? मैं आता हूँ। देखिए है क्या कि हमें अपनी प्रायोरिटीज और टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मुझे ये पता होनी चाहिए कि मेरी कंफर्म रेवेन्यू सोर्सेज क्या है। मैं सबसे यार नहीं घुमा नहीं यार, अभी तो सियासतदान नहीं हुआ, मत घुमा, मुझे ये बताओ कि आप क्या कर। अगर सपोजिंग यार मैं लग गया फाइनेंस मिनिस्टर, खुदा ना करे नाउजुबिल्लाह, तो मैं आप दोनों हज़रात को बुलाऊंगा, आप कहूंगा यार ये गुत्थी सुलझा दो मुझे। मैं सबसे पहले जो लोगों की ग्रीवियंसेस है उसे दूर करूंगा, जो टैक्स पेयर्स की ग्रीवियंसेस है उसे दूर करूंगा। मैं 2 साल के लिए ऑडिट को बंद कर दूंगा और मैं सारी मशीनरी को लगा दूंगा नए टैक्स पेयर्स ढूंढने के लिए। मैं 2 साल तक जितने लोगों के आउटस्टैंडिंग रिफंड्स हैं वो दे दूंगा, और मैं कहूंगा कि जी आप जितना कमाएंगे मैं उसका 30% का पार्टनर हूँ, क्योंकि आप 30% इनकम टैक्स मुझे देते हैं, तो मैं आपका पैसा एक भी दिन नहीं रोकूंगा। मैं रिफंड का मैकेनिज्म जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइलिंग और टेस्ट कुछ चेक करूंगा और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने का ऑर्डर जारी कर दूंगा, और मैं उसको कर भी दूंगा। फिर मैं नए टैक्स बेस के लिए जो है मैं उन लोगों को जो नॉन फाइलर्स का टैक्स काटते हैं उसका एक पूरा चार्ट बनाऊंगा, और जिसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा जिसका टैक्स करना है उसको सबको उसकी सर्विसेज या उसकी सप्लायर्स का टोटल करके उसको नोटिस भेजूंगा कि भाई तुम या तो रिटर्न फाइल करो, या ये तुम्हारी जो सप्लायर्स या सर्विसेज हैं इसको मैं तुम्हारी इनकम ट्रीट करके तुम्हारा टैक्स लगाऊंगा, और अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया मैं तो तुम्हारा CNIC कैंसिल कर दूंगा या सस्पेंड कर दूंगा। तो मैं ड्रास्टिक मेजर्स लूंगा, शोर हंगामा बहुत होगा, बिला तफरीक काम करूंगा, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करूंगा। और मैं इसको जो बातें 100 दिन की है ना, मैं 100 दिन नहीं, मैं दूंगा टारगेट अपने आप को 1 साल का, कि 1 साल में मेरा टैक्स बेस जो है अगर 10 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो मैं 10 से 15 लाख पे जाऊंगा, और इसी तरह से हर साल जो है इसको 2-2, 3-3 लाख से बढ़ाऊंगा, लेकिन किसी को नाजायज तंग नहीं करूंगा। ये है मेरा टैक्सेशन पॉलिसी पूरा। शायद भाई यही सवाल आपसे, आप क्या करें अगर आपको मैं लगा दूं फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, क्या करेंगे? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाइट टोन में पहले ही बता दूं कि मर्चेंट साहब ने जो आपको सजेशन दिया है, बाकी आप इस्लामाबाद जाके कर लीजिएगा, सबसे आसान काम तो ये है। और आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि ये जो 6 महीने की कारकर्दगी इन्होंने बताई, अब तो हमारे पास 9 महीने की भी फिगर्स आ गई हैं मार्च तक की। जी हाँ। इसकी वजूहात अगर एक चीजें देख लें कि भाई बजट खजाना क्यों बढ़ा, आपकी रेमिटेंसेस क्यों नहीं बढ़ी, अफरात-ए-ज़र क्यों बढ़ा, मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त क्यों हुई, और ये आपका ट्रेड डेफिसिट कम क्यों नहीं हो रहा, ये 4-5 चीजें हैं। तो इसके लिए इसकी एक लाइन में वजूहात, और उसके बाद आप इस जो अभी गाइडेंस इन्होंने दी है मर्चेंट साहब ने, उसकी रोशनी में नई पॉलिसी अब बना लें, जो कि वजूहात आपको पता है उन वजूहात को दूर करने की पॉलिसीज बना लें, बस खत्म हो गई बात। अब ये मुल्क देखिए बहुत मेरे जहन में 2 बातें, आप दोनों सुन लीजिए, बताइए मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है, मैं अपनी ज़िंदगी में फैंटेसी, अगर मेरे ज़िम्मे गले ये पड़ जाता तो मैं क्या करता? सर मैं सबसे पहले काम ये करता कि 4-5 जिनको मैं जानता हूँ मेरे साथ पुराने काम किए हुए नहायत चीते किस्म के IT के लड़के हैं, मैं उनको बुलाता, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाता, सारे बैंकों की मैं जो CTOs हैं उनको बुलाता, उनको बैंक वालों को कहता कि भाईजान आप अगले 24 घंटे में अपनी डेटाबेस का एक्सेस स्टेट बैंक को दे दीजिए। स्टेट बैंक को कहता सरकार आप 48 घंटे में
अपनी डेटाबेस को सारे बैंकों की डेटाबेस से कनेक्ट कर लीजिए। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, हर चीज़, क्रेडिट कार्ड के बिल, डेबिट कार्ड के बिल, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं समझता हूँ अगर मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करूँ तो 6 से 7 दिन में ये तमाम डेटा एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी जाए, अगर, जो मैं भी लिख सकता हूँ, इतना आईटी तो मैं भी समझता हूँ, ये लिखी जाए तो 10वें दिन मैं पूरे पाकिस्तान के हर एक शख्स जिसके पास CNIC है, मैं बता सकता हूं कि उसके बैंक अकाउंट में कहां, किधर, कितने पैसे आए गए, कितना बिजली का बिल था, कितना मोबाइल बिल, हर चीज़ 10 दिन में सेंट्रल टेबल पे आ जाएगी। मैं 14वें दिन सबको कोरियर करूंगा उनकी स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। भाई तेरे फ़ोन नंबर ये हैं, तेरा लैंडलाइन नंबर ये है, तेरा मोबाइल का नंबर, तेरा बिजली इतनी है, उसका हिसाब, और वो हर कोई खुद ब खुद ओवरनाइट इनकम टैक्स फाइलर हो जाएगा। कज़ा कलामी करूंगा फैसल भाई, इसीलिए आपको लगाया नहीं जाएगा, सॉरी। ये आप जो है इस उससे फैंटेसी से बाहर आ जाएंगे, ये हो नहीं सकता। मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ क्या होगा। जी शायद भाई आप ही कोई उम्मीद दे दिया। जीशान तो शरारत कर रहा है। मैंने इस तरह की एक्सरसाइज की थी, तो पहला तो उसमें ये एक्सरसाइज, उसमें मैंने प्रॉपर्टी और नेशनल सेविंग्स और शेयर्स भी ले लिए थे। तो 6 महीने में 1500 अरब रुपया मिल सकता है, मगर उससे पहले पार्लियामेंट जो है हुकूमती को गिरा देगी जिसमें ये हरकत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि मैं ऐसी हरकतें ना करूं। आप तो हुकूमत को लेके डूबने वाले हैं, आपका मसला नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैंने जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उससे उनको दी थी, तो एक्साइट हो गए, कहने लिख के दे दो। मैंने उनको लिख के दे दी, बाद में उनको भी डांट पड़ गई, खामोश होकर बैठ गए। आप बात बता रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज भी शामिल कर लें। जी बिल्कुल, सब कुछ ऑटोमेटिकली शामिल हो गया ना, कर लें तो ये हमारे 9,000 अरब रुपए के टैक्स आ जाएंगे, 4,000 के नहीं आएंगे। नहीं सर, उसके बाद टैक्स की सीलिंग में कर दूंगा 9%, वो भी बहुत होगी। 12 तो आप करेंगे ना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे के लिए। खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारा तेल निकलने वाला है। 3-4 साल पहले मेरे ख्याल से किधर गुजरावाले में, गुजरात में कहीं तांबे के भी बड़े ज़खायर निकल आए थे। खैर, एक छोटे से वक्फे के बाद बात करेंगे। मास्टर का बहुत शुक्रिया। तेल, एक ज़माने में जिस मुल्क में तेल निकल जाता था उसकी किस्मत रोशन हो जाया करती थी। वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जो कि ओपेक का 25% तेल जो है उसके रिजर्व्स वहाँ पे हैं वेनेजुएला में। लेकिन स्क्रीन पे दिखा दीजिए कि वेनेजुएला की इकॉनमी एक खौफनाक तरीके से पिछले 7 बरस से क्रैश कर रही है, बर्बाद। ये देखें, ये 2012 के बाद से वेनेजुएला की इकॉनमी का ज़रा हाल देखिए, और ओपेक का 25% ऑयल रिजर्व जो है वेनेजुएला में है, और तकरीबन सऊदी अरब में 22% है, वेनेजुएला में 25% है। और उनकी कौम का हाल देखिए, भूखे हैं, मर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल में वेनेजुएला के लोगों का एवरेज जो वज़न है 8 किलो कम हो गया है, फाके और कहत करके। ये एक बहुत बड़ी ऑयल। तो पाकिस्तान में तेल की जब खबर दी जाती है तो क्या है? अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट लाइन पे मौजूद हैं। अरशद जी वालेकुम। जनाब अली, सुना है तेल की बातें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान के नसीब बदलने वाले हैं? देखिए, आप एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं कि जिसने 5 माह पहले पाकिस्तान के दूसरे एक्सपर्ट्स ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी से मिल के एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से शेयर किया, उसका टाइटल है हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है। और इसको बताया गया स्टेप बाय स्टेप कि देखिए पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रिजर्व इतने हैं कि आप $18 बिलियन जो कि आप खर्च करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इससे सेफ हो सकते हैं, और पाकिस्तान की इकानमी की जो अब भी जो भी सूरत हाल है इससे आप टर्नओवर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है। Okay. और ये पिछले 5 साल में केपीके में हुआ भी है। केपीके में इस तरह हुआ है कि ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जिसमें OGDCL, MOL और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर सेफ्टी का एक आयरन कल्चर बनाया, और ऑयल जहां प्रोडक्शन थी 20,000 वो चलेगी 60,000 बैरल पे। ओके। गैस 2,200 MMCF थी, वो चलेगी 450 पे। LPG 13
से चली गई ऑलमोस्ट 650 टन पर डे। यानी पाकिस्तान की जितना भी एनालिसिस है इस रिपोर्ट में है। लेकिन इशू क्या था, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी इसके सेंट्रिक पॉलिसी थी कि हमने लानी है एलएनजी लाने के लिए ये कितने भी हमारे जो रिजर्व थे बल्कि इवन कैप किए गए विद कोऑर्डिनेटेड रिपोर्ट में मैंने आपको भेजी है जी। कि आपको आज दिखा सकें कि वो ऑयल एंड गैस रिजर्व कैप किए और कितनी कंपनी जो इंटरनेशनल थी पाकिस्तान की बीपी जैसी वो भी बाहर चली। ठीक है, एक बात ये। दूसरी इस रिपोर्ट में बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनशोर जो ऑयल निकलता है वो राजस्थान में तकरीबन 3.5 लाख बैरल, ठीक है। वो पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर पे है। हालांकि इंडस सेडिमेंट्री बेसिन में ये फ्लो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। अब इसी तरह रन ऑफ कच्छ देखे ना, ये तो बड़े डीप सी में गए। रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे शैलो है जहाँ पे हार्डली 200 मीटर से 400 मीटर वो ड्रिलिंग इंडिया कर रहा है। उनका वहां पे रिजर्व की डिस्कवरी हुई है 4 लाख बैरल पर डे वहां पर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ठीक है। उसका 3D तो नहीं भाई साहब, मैं वक्त की कमी की वजह से कथा कलामी कर रहा हूँ माजरत के साथ। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे पास आज बड़े ऑयल रिजर्व्स निकलने शुरू भी हो जाएं तो क्या ये पाकिस्तान की जो किस्मत है उसको बदल देगा वक्ती शॉर्ट टर्म में या नहीं? देखिए, अगर ये इसका ईरान एंड कतर के दरमियान साउथ पार नॉर्थ का एक रिजर्व ऐसा निकल आता है, इससे पहले तो ऑफशोर डीप में तो अभी तक को भी कुछ सक्सेस नहीं मिली। अगर निकल आता और अगर इतना बड़ा रिजर्व निकल आ जाता है तो तब भी हमें वहाँ नेटवर्क में शामिल करने कम से कम 5-6 साल लगेंगे। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ कि सुई में जब गैस डिस्कवरी, आपको पता है मुल्तान में रास्ते में 15 साल लग गए थे। ये भी एक रिकॉर्ड है। अब पता नहीं कौन आदमी है, कौन लोग हैं जो इमरान को कितनी पिक्चर पेश कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि जो इन हैंड इवन कोल में 15 PCF गैस है उससे हम टैप नहीं कर रहे। ये तो किसी ने कहा कि 3 PCF है। देखिए, ये ऑल गैस वर्क है। अभी तक नथिंग एक आपका सॉलिड पिक्चर जब तक आपकी ड्रिलिंग नहीं होती। और अभी एक मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ रही है कि हम 5000 मीटर में जाएंगे, तो ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा। 5000 मीटर जब आप जाएंगे, यानी देखें दुनिया में जो मैक्सिमम है आज तक बैरियर जो ना 4500 मीटर तक, इससे आगे नहीं गया, ये भी रिकॉर्ड होगा। और अगर वहां से लेके आएंगे, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा ड्रीम है, किसी के पास ड्रीम की तरफ जा रहे हैं। बेहतर ये होता काश कि पहले जो रिजर्व ऑन शोर ऑन लैंड अवेलेबल है, इसकी पॉलिसी जो कि ड्यू है, इसे कहते हैं कि ओपन पॉलिसी जो कि बना के दी है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है वो अनाउंस तक नहीं कर सकी। इसे कहते हैं ओपन एक्रेज पॉलिसी। एक आखिरी बात कहूंगा, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन है बेसिकली ENI कर रहे हैं। तो ENI ने ज्वाइंट वेंचर किया है एक्समोबाइल के साथ। ENI ने $11 शेल की ऑफर की थी, वो हमने अभी तक उसको संजीदगी से नहीं लिया। काश उस पर निगोशिएट करते तो शायद $800 से आ जाते और गेम चेंजर नहीं बन जाता। अच्छा भाई साहब, मैं क्लोजिंग कमेंट सवाल आपसे चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गलत गाइड किया जा रहा है, लेकिन चले अगर सही गाइडेंस हो भी जाए, आप समझते हैं कि हमारे पास इतनी रिसोर्स अवेलेबल है कि शॉर्ट टर्म में यानी कि 6 महीने 8 महीने साल में आम आवाम को कोई उसकी रिफ्लेक्शन मिल जाएगी या नामुमकिन है? देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट ने ऑयल और गैस रिजर्व को कैप किया था वो तो 6 माह में हो सकते हैं। ओके, इसमें अंदाजन 400 MMCF गैस ह्यूज, इतनी ऑलमोस्ट सब कतर से लाते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये भी कोऑर्डिनेटेड रिपोर्ट में काश हम दिखा सके इसमें पॉसिबिलिटी है और हम 4 से 5 साल में सेल्फ-सफिशिएंट हो सकते हैं। ओके, बशर्ते के कमिटेड लीडर हो। ओके, राइट भाई साहब, आई एम सॉरी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, कथा कलामी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत आई एम सॉरी आई हैड टू कट यू ऑफ। लेकिन से बात ये जो मुझे समझ में आई वो ये है कि ये तेल निकल जाने की जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन उससे उस गरीब शख्स के जो मैंने बिजली के बिल दिखाए आपको वो कम नहीं होंगे। उसके लिए आज इमरान खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में माजी के लीडरों पर फ़िक्रबाजियाँ करने के बजाय ना उनको कोई समझाए कि ना वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ना वो चेयरमैन नैब है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस हैं, ये तमाम मिनिस्टर अगर अपने काम करें तो फ़ायदा होगा। छोटी छोटी खुशियों के पीछे ना भागें, ये बड़े काम में इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़ायदे देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।